फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। काफ़ी दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, कुछ वजह थी जिसके कारण से हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी क्लास की शुरुआत हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफल होने का प्रयास आपका दृढ़ नहीं था। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि आपका सफल होने का प्रयास दृढ़ नहीं था। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत आवश्यक है। आपको पूरी मेहनत के साथ प्रयास करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग स्टार्टिंग में ही थे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया, और फिर दूसरी अभिक्रिया का टाइप हम लोग पढ़ रहे थे और उस अभिक्रिया का नाम था वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। और फिर मैं आपको आगे बता रही थी कि अपघटन यानी कि टूटना, कोई पदार्थ क्रियाकारक टूटकर जब दो या दो से अधिक नए पदार्थों का यानी कि उत्पादों का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोला जाता है। अब वहां पर मैं उसी वीडियो में बता रही थी, लेकिन उस दिन हमारा नहीं हो पाया। तो आज हम आगे देखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अपघटन जो है ये अलग अलग मीडियम की प्रेजेंस में अलग अलग टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो जैसे कि हम लोग बात करें तो पहला हो जाएगा ताप अपघटन अभिक्रिया, यानी कि जो बहुत अधिक टेम्परेचर की प्रेजेंस में ब्रेक होता है कोई पदार्थ, तो वो क्या हो जाएगी, ताप अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। फिर हम लोग बात करें तो विद्युत अपघटन, यानी कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जो विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटित होता है। फिर तीसरी ओर हम लोग बात करते हैं तो प्रकाशीय अपघटन, जिसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, अपघटित होता है। तो इन तीनों रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे क्लास की। अपघटन, और ये अपघटन जो है ये अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया की जो परिभाषा थी वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दी थी। अब आज इस क्लास में हम लोग इसके जो तीन टाइप्स हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। तो इसके तीन प्रकार में पहला हो जाएगा ताप अपघटन, ताप अपघटन अभिक्रिया। दूसरा हो जाएगा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। और तीसरा हमारा हो जाएगा प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। अब यहाँ पर परिभाषा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो मैं आपको किस तरीके से लिखनी है वो एक बार बता देती हूँ। जैसे कि हमें लिखनी है कि ताप अपघटन अभिक्रिया, तो हम लोग ये लिखेंगे कि जब क्रियाकारक पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान पर विघटित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताप अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी तरीके से जहां पर ताप अपघटन जोड़ा वहां पर अपन विद्युत अपघटन जोड़ देंगे, या फिर हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, इस तरीके से जोड़कर हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर हमें अभिक्रिया का पता होना जरूरी है कि कौन सी अभिक्रिया ताप अपघटन का उदाहरण है या फिर कौन सी अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। तो हम लोग एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ताप अपघटन। तापमान की उपस्थिति में पदार्थ का वियोजन, पदार्थ का वियोजन। अब देखो उदाहरण की बात करते हैं तो एक
पदार्थ है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और जब इसको हम लोग अत्यधिक उच्च तापमान पर वियोजित करेंगे, ये तापमान का सिंबल है, तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये नाम मैं कैसे लिख रही हूँ, अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि इनके नाम बिल्कुल सिंपल है। ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। और ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड। और जब मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे केमिस्ट्री के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था बिना बुझा हुआ चूना। और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ये CO2 आप सब लोग जानते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघटन की। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में पदार्थ का वियोजन अब ऐसे पदार्थ जो आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं वो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होंगे, विद्युत धारा की उपस्थिति में ब्रेक होंगे। तो जैसे हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो NaCl एक आयनिक यौगिक है, Na+ और सोडियम आयन से मिलकर बना हुआ है। जब यहाँ पर अपन विद्युत धारा की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, तो ये आयंस में विभाजित हो जाएगा Na+ और Cl- के अंदर। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विद्युत अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन की। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, और यदि इसके उदाहरण की बात करते हैं तो एक पदार्थ होता है हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। जब इसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करवाते हैं तो ये बनता है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर H2+I2। तो इस प्रकार से हमारे अपघटन अभिक्रिया के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन की बात करेंगे और वो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब नाम से पता चल रहा होगा विस्थापन, यानी कि इसमें क्या होगा, जो एक प्रकार के अणु या आयन होंगे वो किसी दूसरे पदार्थ के आयन या अणु को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और उसका स्थान वे खुद आयन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब इसमें हो सकता है कि एक अणु या आयन का विस्थापन हो रहा होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे एकल विस्थापन, और यदि दो आयनों का अगर विस्थापन हो रहा होगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है एकल विस्थापन और दूसरा टाइप हो जाएगा द्विविस्थापन। अब देखो परिभाषा लिखूं तो परिभाषा कैसे हो जाएगी कि यदि पदार्थ में केवल सिंगल आयन जो है वो प्रतिस्थापित हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगी, एकल प्रतिस्थापन हो जाएगी। तो
एकल आयन या परमाणु का विस्थापन और यदि हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन की तो इसमें क्या होगा, दो आयन या अणु का विस्थापन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको परिभाषा याद नहीं रखनी है, परिभाषा तो आपको नाम से पता चल रही है। आपको कोई भी अभिक्रिया दी हुई है और उस अभिक्रिया को आपको पहचान में आना चाहिए कि ये अभिक्रिया जो है वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको अभिक्रिया दी हुई होती है और आपको उसमें से पहचानना होता है कि ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है। तो आपको अभिक्रिया दी हुई होकर उसका नाम पूछ सकते हैं या फिर नाम देकर कोई चार अभिक्रिया दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि ये जो आपको जैसे पूछा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो उस चारों में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो द्विविस्थापन का उदाहरण होगी। तो आपको यहाँ पर थ्योरी से ज्यादा आप पहचान कैसे कर सको ये आना बहुत जरूरी है। अब यदि हम लोग बात करते हैं एकल विस्थापन की, तो अधिकतर ये अभिक्रिया है ये धातुओं के शुद्धिकरण में काम आती है। केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम एक सीरीज पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होती है, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो श्रेणी में ऊपर की ओर होती है और जो कम क्रियाशील धातु होती है वो श्रेणी में नीचे की ओर होती है। तो उसका नियम ये होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। इस प्रकार से वो धातुओं के शुद्धिकरण में काम आती है। अब मैं आपको यहाँ पर उदाहरण से बताऊंगी और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण है जो बार बार काम में लिया जाता है, जिंक, और यहाँ पर हम लोग एक सॉल्यूशन ले रहे हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर विलयन के रूप में है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है, और यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया जिंक से करवा रहे हैं। और यदि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जिंक जो है ये कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये जिंक कॉपर को इसके विलयन में से क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। तो कॉपर धातु क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सिंगल जो ये परमाणु है ये इस एक धातु को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसीलिए ये किसका उदाहरण है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन की। तो यदि इसके उदाहरण की बात करते हैं तो कोई भी जो यौगिक होगा, आयनिक यौगिक, वो जनरली दो प्रकार के आयन्स होंगे उसमें, धनायन और ऋणायन। तो जब दोनों ही धनायन और ऋणायन आपस में क्या हो जाए, प्रतिस्थापित होकर नए पदार्थ बना ले, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो NaCl, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं AgNO3 के साथ। अब हमें पता है सोडियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन है। इसी तरीके से Ag सिल्वर धनायन है और नाइट्रेट क्या है, ऋणायन है। यहाँ पर धनायन जो है ये ऋणायन से अभिक्रिया करता है और जो ऋणायन है ये धनायन से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर जब धनायन ऋणायन से करेंगे तो एक तो हमें प्राप्त होगा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा हमें प्राप्त होगा NaNO3। तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार के आयन जो है वो दूसरे प्रकार के आयन यानी दूसरे पदार्थ के आयनों से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं। इसीलिए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारी विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है उष्मा के अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रिया। तो उस आधार पर अभिक्रिया को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। उसमें पहली होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया और दूसरी होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हमारी उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारी हेडिंग हो जाएगी उष्मा के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन व उत्सर्जन के आधार पर
अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। इसको भी हम लोग टेबल के माध्यम से देखेंगे। पहली हमारी हो जाएगी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा टाइप हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर यदि हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा बहुत इजी है। कभी भी एग्जामिनर कंपटीशन एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि परिभाषा नाम से ही पता चल रहा है। शोषी मतलब उष्मा का अवशोषण हो रहा है, शेपी मतलब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर आपको अभिक्रिया में ये पहचान में आना चाहिए कि अभिक्रिया उष्मा शोषी है या फिर उष्मा शेपी है। और जनरली मैंने देखा है कि आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों की बात तो अब फिर भी अलग है, लेकिन साइंस के बच्चे होते हैं वो भी रट लेते हैं कि ये ऊष्माशोषी है, ये ऊष्माक्षेपी है। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे, आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया का उदाहरण लेंगे और उसमें समझेंगे कि किस किस प्रकार से हमें अभिक्रिया में शो कर रखा होगा, और उस माध्यम से हम पहचान कर सकेंगे कि अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है। अब अगर मैं परिभाषा लिखूं तो बहुत सिंपल है। देखो, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब यह है कि अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि लेबोरेटरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी अभिक्रियाएं नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होती हैं। उनको संपन्न कराने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, उसको थोड़ा गर्म करते हैं, जिससे अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। और यदि मैं इसमें बात करूं तो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर उदाहरण को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, उदाहरण की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर ABCD करके हम लोग अभिकारक और उत्पाद को शो करेंगे। तो देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी हुई होगी, तो यहाँ पर ये A है, यहाँ पर B है, और इससे मिलकर बन रहा है C+D। अब समझना है हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स या फिर अभिकारकों की अभिक्रिया संपन्न हो, इसके लिए हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हम उसको रिएक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर एनर्जी को किस साइड लिखेंगे, रिएक्टेंट की साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी ऊष्मा प्लस ऊष्मा, यानी कि कोई दो रिएजेंट है A+B, ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए, इन दोनों की अभिक्रिया संपन्न होने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है अभिक्रिया में। अब यहाँ पर इसका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको 20 किलो जूल या किलो कैलोरी कुछ भी लिखा हुआ सकता है, मान कुछ भी हो सकता है। आपको अभिक्रिया देखकर ये पता होना चाहिए कि किस साइड ऊष्मा लिखी हुई है और किस प्रकार की अभिक्रिया का ये उदाहरण होगा। अब मैं इसको देखो, जैसे हम लोग गणित में सॉल्व करते हैं, ये इधर प्लस का है, तो यदि मैं इसी अभिक्रिया को लिखना चाहूं दूसरे तरीके से तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, C+D माइनस ऊष्मा। तो देखो यहाँ पर इधर प्लस था, इधर मैंने माइनस लिख रखा है, लेकिन अभिक्रिया अभी भी किसका उदाहरण है, ऊष्माशोषी का ही उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, प्लस माइनस तो भूल जाते हैं, सीधा देखते हैं कि ऊष्मा किस साइड लिखी हुई है। अगर
क्रियाकारकों की तरफ लिखी हुई है तो उष्माशोषी हो जाएगा, अगर उत्पादों की तरह लिखी हुई है तो वो क्या हो जाएगी, उष्माक्षेपी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिंबल का ध्यान रखना है। ये इधर प्लस में थी, हमने इधर माइनस में लिखा, तो भी ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम इसको उष्मा को लिखते हैं एंथैल्पी के रूप में। एंथैल्पी, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा एच से। तो यदि हम लोग डेल्टा एच की बात करते हैं तो उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मैं इसी अभिक्रियाओं को लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, A प्लस बी से मिलकर बन रहा है C प्लस डी, और यहाँ पर अभिक्रिया खत्म हो गई। अब यहाँ पर डेल्टा H जो है वो यहाँ पर धनात्मक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आई होप आपको उष्माशोषी अभिक्रिया को कैसे पहचान करनी है वो क्लियर हो गया होगा। अब वैसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने वही उदाहरण ले लिया, A प्लस बी रिएक्शन करके बना रहे हैं C प्लस डी। अब हमें पता है कि उष्मा यहाँ पर रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोडक्ट के रूप में उष्मा की प्राप्ति हो रही है। तो हम उष्मा को किसके साथ लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं उष्मा। अब जैसे कि गणित थोड़ी बहुत आपको आती है, सिंपल है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी माइनस उष्मा से C प्लस डी की हमें क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। और यदि हम लोग डेल्टा H की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट की आज में अपघटन अभिक्रियाओं के 3 प्रकार, जिसमें हमने पहला ताप अपघटन, दूसरा विद्युत अपघटन और तीसरा प्रकाशीय अपघटन देखा। फिर हमने विस्थापन के आधार पर एकल विस्थापन और द्वितीय विस्थापन की बात की, और फिर सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया के प्रकार देखे, उष्मा के अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और आगे जो अभिक्रियाओं के प्रकार है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।